ये लोग बुक नहीं है तो ये एटलीस्ट दो लोग के बीच में एक बुक रहे, पढ़ते तो बने क्वेश्चन। हाँ, concentrated nitric acid used in the laboratory is 68% nitric acid by mass. What does this line mean? In its aqueous solution. यानी कि आपके पास नाइट्रिक एसिड जो है उसमें 68% नाइट्रिक एसिड है, बाकी 32% वाटर है। यानी अगर आपके पास 100 ग्राम है तो उसमें 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, 32 ग्राम वाटर है। कभी भी ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन में एजम्पशन कर लेना 100 का, थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। हम यहीं पर स्प्लिट कर सकते हैं, 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड, 32 ग्राम वाटर। ठीक है, ओके आगे। What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.50 gram per ml? तो मोलारिटी निकालने बोला है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें मोलारिटी का फॉर्मूला लिखना है। तभी तो पता चलेगा ना कि हमें क्या भाई क्या करके आंसर निकालना है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें निकालना रहेगा। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मोलारिटी इज, बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये पता होना चाहिए, तब तो आगे बना पाएंगे, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, अब सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले। नाइट्रिक एसिड में सॉल्यूट क्या है, नाइट्रिक एसिड। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ठीक से क्वेश्चन पढ़ो, एक्वा सॉल्यूशन लिखा है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मेड इन वाटर। ठीक है, तो 68% नाइट्रिक एसिड है, 32% वाटर है। कंसंट्रेटेड है ना, इसलिए सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। डाइल्यूट होता तो सॉल्वेंट ज्यादा होता, सॉल्यूट कम होता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड कम होता, पानी का क्वांटिटी कंसंट्रेशन ज्यादा होता, राइट। तो 68% बोल दिया हमने नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन है, तो यही अपन इसको 100 ग्राम सॉल्यूशन मान लेते हैं। उससे क्या होगा, 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया ना, नाम लिखा है बस। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, ये भी पता होना जरूरी है, तब तो मोलर मास निकालोगे, क्योंकि मास से थोड़ा काम चलेगा, हमें तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना। और मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास यानी कि मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। और मोलर मास के लिए इसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, तब तो मोलर मास निकालोगे। हर बार मोलर मास परोस के थोड़ी ना देगा क्वेश्चन में। इतना तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि 12th में पहुंच गए तो आपने 10th में एसिड बेस सॉल्व पढ़ा था, तो उसका आपका एटलीस्ट नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। इतना तो एजम्पशन कर सकते हैं 12th के स्टूडेंट के साथ, राइट। दे देगा फॉर्मूला तो अच्छी बात है, HN और O का एटॉमिक मास भी दे देगा और अच्छी बात है, बट देना नहीं चाहिए कायदे से, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 48, दैट विल बी कितना कितना ग्राम हो जाएगा, 48 प्लस 15 63 ग्राम। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 68 अपॉन 63, ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स। कितना किसी ने सॉल्व किया है, 1.07। ओके, 1.07 मोल आ गया ये। अब रही बात इसकी, ऊपर का काम तो हो गया। ऊपर वाले की किसी को डाउट, पहले गिवन परसेंटेज को मास में कन्वर्ट कर दिए 100 ग्राम लेकर के, फिर गिवन ग्राम को गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिए, उससे नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो न्यूमरेटर हमारा निकल गया है। अब क्या बचा, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मुझे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में। तो अब डायरेक्टली ऐसा तो दिया नहीं है, बट एक चीज दी हुई है, क्या दिया वो, डेंसिटी। क्या है डेंसिटी, वैल्यू 1.504 ग्राम पर एमएल है, ग्राम पर एमएल। देखो डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है तो सॉल्यूशन का मास निकल सकता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल सकता है। सॉल्यूशन का मास तो अपन ने शुरू में ही 100 ले लिया था, शुरू में कंसीडर किया था ना, एक लाइन उसके लिए अपन को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। तो अब अपने पास m है, t है, v निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, v वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास यानी कि 100 अपॉन डेंसिटी इज 1.504। बस ये है कि इसका जो वॉल्यूम का आंसर है वो ml में आएगा, बट हमें यहाँ पे लीटर्स में चाहिए, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना। कितना आ रहा है ये वॉल्यूम, 0.0665 ml। अच्छा, आप लोग डायरेक्टली कन्वर्ट करके बता रहे हो क्या?
ओके ठीक है, मुझे लगा इसका आंसर बता रहे लीटर्स। बस अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, दोनों तो निकल गया। ये रहा हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। डिवाइड कर दो, दैट विल बी द मोलारिटी। कितना आ रहा है मोलारिटी? फाइनल आंसर 16.23। यूनिट विल बी, या तो आप कैपिटल एम लिख के छोड़ दो वो भी चलेगा, या फिर मोल पर लीटर, दोनों सही है। ठीक है, कितने लोग से बना? लक्ष्य बनाया क्या अलग क्वेश्चन? तो एक भी नहीं बनाया और ये अलग बहाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। कुछ बना के लेके आते हैं तो कुछ नए क्वेश्चन बनाते हैं अपन। तो क्योंकि 41 क्वेश्चन है ना, 41 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे क्लास में बनवाना, इसलिए मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि आप लोग कुछ बना कर लेके आते तो हम कुछ और क्वेश्चंस कर पाते हैं ना। मैंने 9 क्वेश्चंस दिए थे एक्चुअली आप लोग को, 8 क्या, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट 4 के बाद 7, एक 7th क्वेश्चन दिया था मैंने। 7th पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन ही दिया था जो आप लोग से बन जाते हैं अगर आप लोग ट्राई करते तो। इसमें कुछ था क्या गलत, या इसमें कुछ नया किया क्या हमने आज? इसके जैसे सॉल्व एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बोला था कि सॉल्व एग्जांपल हमने किए हैं, जो अटेंड किए शुरू से क्लास उन्होंने सॉल्व एग्जांपल किए हैं, है ना। कुछ इंटेक्स अनसॉल्व भी किए हैं, उसी के जैसे ये क्वेश्चंस थे। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉल्यूशन obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. समझे क्या? मास परसेंटेज निकालना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। ये बना किसने? क्या किए हैं? 25%, ठीक है, तो वो आएगा 75 ग्राम। फिर दूसरा बोला है 40% कितने में से? 400 ग्राम में से, वो आपका 60 ग्राम। दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन बना, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन का मास हो जाएगा, मतलब टोटल सॉल्यूट का मास हो जाएगा 235 ऐड करने पर, ठीक है। सॉल्यूशन तो दोनों मिला करके बना है, विच इज 300 प्लस 400 दैट इज 700 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आया क्या यहाँ तक? तो क्या बोल रहा है? अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि उस 300 ग्राम में 25% सॉल्यूट है, रेस्ट 75% सॉल्वेंट है। और दूसरे सॉल्यूशन में 400 ग्राम में से 40% सॉल्यूट है और बाकी 60% सॉल्वेंट है। तो आपको दोनों के अलग अलग सॉल्यूट निकालिए। पहले पहले आपने 25% 300 ग्राम का निकाला तो वो 75 ग्राम आएगा, ये एक सॉल्यूट हो गया। और दूसरा है 40% ऑफ 400 ग्राम विच इज 160 ग्राम, ये दोनों सॉल्यूट हो गए अलग अलग के। दोनों को ऐड कर दिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। और टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? 300 प्लस 400। अब मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्लियर हुआ? बनेगा ये। तो पहले आपको 25% निकालना है 300 का, 40% निकालना है 400 का, तो इनके सोल्यूट आ जाएंगे। और फिर दोनों सोल्यूट के मास को ऐड करके डिवाइड बाय 700 करना है। अब ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। चलो, तो घर पे इसको ट्राई करना है, इसको मार्क करके रखना, क्वेश्चन नंबर 7। ये अब आप लोग ट्राई करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट बचा है, मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर क्या था अगला? अगला ही था क्या? 1, हाँ 8। चलो 8 पढ़ते हैं। 8 आपका मोलारिटी का क्वेश्चन है। चलो 8 क्वेश्चन पढ़ना। एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन, ये क्या था? एंटी फ्रीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए पढ़ा था ना हमने, जिसको ऐड करने पर ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, डिप्रेस कर देता है। एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द मोलालिटी। इतने से मोलालिटी तो निकल जाएगी। क्या बोला है? इथिलीन ग्लाइकोल आपने 222.6 ग्राम लिया है और कितने में मिलाया उसको आपने? सॉल्वेंट कितना लिया? 200 ग्राम। तो अपना मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एम स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ, अगेन मोल्स में ही निकालना है पर चीजें ग्राम में दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास दिया है पर वो ग्राम में दिया है, केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं दिया है बट मास ऑफ सोल्यूट दिया है। और देखो आपके लिए ब्रैकेट में उससे इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला भी लिख दिया है। मैंने आपको बताया था उस दिन इथिलीन ग्लाइकोल, याद है? मैंने आईयूपीएसी नेम भी पूछा था आप लोगों से, इसको याद है? आईयूपीएसी नेम फॉर्मूला बताऊं, बता दोगे?
CH2OH CH2OH, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। ये तो कॉमन नेम हुआ उसका। इसका IUPAC मैंने उस दिन पूछा था, बताया भी था मैंने। इथेन Y22, एक दोनों एक ही में है क्या? इथेन 1,2 डायोल, याद रखो ना कैसे कर रहे हो। इथेन 1,2 लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना अपन, जब मैं आपको एंटी फ्रीज वाले सॉल्यूशन का एग्जांपल लिखवा रहा था, एप्लीकेशन लिखवा रहा था। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, इससे मोलर मास निकल जाएगा। 2 कार्बन है 24, फिर 6 हाइड्रोजन है 30, और 2 ऑक्सीजन है 32, 62 आएगा। 62 का मोलर मास, और आपको जो मास दिया हुआ है 222.6, दोनों को डिवाइड कर देना, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इजी है मोलालिटी। अरे हाँ या ना, निकल जाएगा मोलालिटी। अब आगे वाला पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर मोल, then what shall be the molarity of the solution? मोलारिटी के लिए क्या चाहिए आपको? ऊपर वाला पार्ट तो आ चुका है। मोलारिटी और मोलालिटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर तो सेम है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बस नीचे हमें क्या चाहिए? हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, उसके लिए डेंसिटी दी है। बस इस क्वेश्चन में हमें मास अभी दिया है क्या? पर दोनों को ऐड करेंगे तो मास नहीं आ जाएगा। आपको सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 222.6, आपको सॉल्वेंट का मास दिया है 200 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 422.6 ग्राम। ये मास आ गया, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम निकल जाएगा। मोलालिटी वाले क्वेश्चन में भी डेंसिटी दिया था, मास दिया नहीं था, बट हमने परसेंटेज के हिसाब से एजम्पशन कर लिया था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो 200 और 222 दिया है ना, add it, you'll get the mass of solution. Once you have calculated the mass of solution, you'll get the volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, बट अगेन वो ml में आएगा, तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट। यहां भी हमें नीचे सॉल्वेंट के मास को 200 ग्राम नहीं लिखना है ना, 0.2 लिखना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट भी तो चीज होती है ना। अभी हमने डिस्कस किया था नाइट्रिक एसिड वाले में, तो नाइट्रिक एसिड ज्यादा था ना, बिकॉज दैट वाज अ कंसंट्रेटेड एसिड, उसमें सॉल्वेंट कम था, सॉल्यूट ज्यादा था। तो मैंने बोला भी था अभी आप लोग को कि डाइल्यूट होता तो नाइट्रिक एसिड कम होता, पानी ज्यादा होता। ठीक है, समझ गए क्या? ये बन जाएगा। पहले मोलारिटी के लिए तो डायरेक्टली सारी चीजें दी हैं, मोलारिटी के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है वॉल्यूम निकालने की। वॉल्यूम के लिए मास निकालना है, और वॉल्यूम डेंसिटी की हेल्प से वॉल्यूम निकल जाएगा। आगे बढ़े, चलो, तो मैं अज्यूम कर रहे हैं बन जाएगा अब, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा बोला था मैंने? 1.168 के बाद 16। ओके, चलो देखो, ये वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, ये तभी रीड करो। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin. The vapor pressures of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? क्या करेंगे? वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था हमारा? राउल्स लॉ क्या था? PT इज इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, है ना। जिनको ये फॉर्मूला समझ में नहीं है ध्यान देना। राउल्स लॉ ने बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वेपर या सॉल्वेंट सॉरी या लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, आपने उसका कितना मोल फ्रैक्शन लिया उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका पार्शियल प्रेशर। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था? प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। जब उसको अकेले लेंगे, जब आप ए नाम के लिक्विड को अकेले लोगे उस फ्लास्क में, तो क्या रीडिंग आएगी? दैट इज वैल्यू ऑफ पीए नॉट, ठीक है, इनटू एक्सए। सेम विल डू विद पीबी आल्सो। तो पीबी कितना हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी, एंड पी टोटल कितना होता है? दोनों का पार्शियल प्रेशर ऐड कर दोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि एक बीकर में दो लिक्विड है, एक बीकर में दो लिक्विड है, दोनों ही वोलेटाइल हैं, यानी कि दोनों के वेपर्स बनेंगे, तो दोनों के वेपर के कारण वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। क्लियर है यहां तक? अब जिस लिक्विड को आपने ज्यादा लिया होगा उसके कारण वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसको कम लिया होगा उसके कारण वेपर प्रेशर कम होगा। ये हमारा राउल्स लॉ है। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से ये क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, शुरू में आपको क्या बोल दिया है
कि एट 373 केल्विन दोनों लिक्विड कंपोनेंट का अलग अलग वेपर प्रेशर कितना है 105.2। तो ये आपका ये दोनों वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, समझ रहे हैं ना। जब आपने हेप्टेन को अकेले लिया ना उस जार में, तो हेप्टेन का रीडिंग कितना आया 105.2 किलो पास्कल, और जब आपने ऑक्टेन को अकेले लिया तो उसका रीडिंग कितना आता प्रेशर का 46.8 किलो पास्कल। ये उनका इंडिविजुअल रीडिंग हो गया, यानी कि पीए नॉट एंड पीबी नॉट। ठीक है, अब आपने दोनों को सॉल्यूशन बनाने के लिए मिलाया, कितना कितना लिया दोनों को आपने 26 ग्राम लिया हेप्टेन को और 35 ग्राम लिया ऑक्टेन को। तो इन दोनों से पहले दोनों का मोल्स निकालेंगे, फिर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे XA एंड XB, और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। समझ रहे हैं क्या? चलो उसको ट्राई करो जल्दी से। पहले दोनों का मोलर मास निकालो जल्दी। हेप्टेन एंड ऑक्टेन। हेप्टेन क्या होता है फॉर्मूला? हेप्टेन एल्केन ना, 7th नंबर का एल्केन है C7H, क्या गामा जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 ना 16। तो C7H16 कितना हो जाएगा 7 × 12 हो जाएगा 84 प्लस 16 कितना हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल मोलर मास। और ऑक्टेन का हो जाएगा C8H18। ये सब करने की जरूरत भी नहीं है ना, क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इसी में 14 ऐड कर दो। पता है होमोलोगस सीरीज सक्सेसिव मेंबर्स के मोलर मासेस में 14 का डिफरेंस होता है। तो अगर हेप्टेन का 100 है तो ऑक्टेन का 114 होगा, नॉनेन का 128 होगा। तब क्या करना है सिर्फ 14 ऐड करते जाना है। तो फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस है ना, तो मास में भी 12 2 14 का डिफरेंस होगा, तो इसका मास हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल। क्लियर है ये? चलो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं मैं। एन ऑफ हेप्टेन का फॉर्मूला लिख लेता हूं, थोड़ा याद रहेगा C7H16 कितना हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल 100, तो उसका मोलर मास है कितना ग्राम लिया हमने इसको 26/100। ठीक है, ये इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 0.26। ओके करेक्ट। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, ये कितना ग्राम लिया हमने 35 डिवाइडेड बाय 114। ये जा सकता है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं नहीं, किसी से कैंसिल हो रहा था कि डायरेक्टली डिवाइड किए 0.31। देखो यही मत सोच रहे ना 1 माइनस करके निकाल लेंगे, वो मोल फ्रैक्शन में होता है नंबर ऑफ मोल्स में नहीं। कंफ्यूजन हो सकता है ना कि सर ये तो 0.26 आ गया था, आपने 1 माइनस क्यों करके इसको नहीं निकाल लिया। भाई ये नंबर ऑफ मोल्स है, मोल फ्रैक्शन वैसा निकालते हैं। ठीक है, चलो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। एक्स ऑफ एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट C7H16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.26 प्लस 0.31 कितना हो जाएगा ये 0.26 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.57 ना, जो कि आप हटा सकते हो पॉइंट्स 26/57 कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.4। हाँ क्योंकि 250 तो पार हो जाएगा मतलब 5 टाइम्स 0.4456। अब आप ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वो चीज कर सकते हो 1 माइनस हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन। ये समझ में आया सबको स्टेप? कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.456 दैट विल बी 0.554। ठीक है, ये इंडिविजुअली दोनों का हमने क्या निकाल लिया 554 की 544 544 होगा ना नहीं ना, देखो ना 6 और 4 10 हो जाएगा, तो एक आपका वो जाएगा कैरी, तो 5 5 10 11 नहीं हो जाएगा? नहीं समझे कि नहीं आप? तो 544। ठीक है, अब क्या करना है टोटल प्रेशर निकालना था ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो PT इज इक्वल्स टू P नॉट AXA प्लस P नॉट BXB। यहाँ पे A मतलब हेप्टेन है, B मतलब ऑक्टेन है, बस पुट कर दो सारी वैल्यूज अपन को पता है। कितना है हेप्टेन का 105.2 इनटू इसका कितना है मोल फ्रैक्शन 0.456 प्लस दूसरे वाले का दिया हुआ है
46.8 और उसका अपन ने मोल फ्रैक्शन कितना निकाला है 0.54। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर? वो तो एक का बता रहे हो ना, हेप्टेन का टोटल बताओ ना ऐड करके। 73.43 किलो पास्कल। ठीक है, कुछ ऑब्जर्व किया आपने? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। व्हाट इज दिस? दिस इज पीएस टोटल, है ना। हालांकि ये दोनों लिक्विड था तो लोअरिंग तो होगा थोड़ा बहुत, बट उतना नहीं हुआ। सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल होते तो और ज्यादा लोअरिंग हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 18। चलो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग का क्वेश्चन है, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये हो गया सबका? ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 16 था ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ू। आयुष कर रहे हैं नोट तो कर ले, मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 रीड करिए सभी। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास आपको दे दिया है 40 ग्राम पर मोल, यानी क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में M2, कैपिटल M2 है ना। पर आपको मास निकालना है, डायरेक्टली W2 निकालना है। ठीक है, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%। 80% पे लाना, यानी कि अगर पी नॉट आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है तो जो पीएस है ना वो 80% ऑफ पी नॉट हो जाए, यानी कि 0.80 पी नॉट। 80% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। देखो कोई भी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। जो नहीं थे क्लास में वो ध्यान देंगे। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे एक बीकर लिया है, एक बेल्जर, हमने ऐसे कुछ एग्जांपल से समझा था, ध्यान देना कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट है, लिक्विड है जो कि वोलेटाइल है, तो ऑब्वियसली ये इवेपोरेट होगी और इसके वेपर्स ऊपर जाएंगे, आया ना, जाएंगे। तो जितने ज्यादा वेपर्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वॉल्स पे, उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं अपन। ठीक है, तो क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड है तो वेपराइज होगी आराम से और इसलिए बहुत सारे वेपर्स ऊपर जा रहे हैं और इसलिए वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करने वाला हूं मैं, इसी वाले सॉल्वेंट में मैं एक सॉल्यूट ऐड करने वाला हूं और वो सॉल्यूट में क्या होगा, वो सॉल्यूट एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। क्या होगा? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि खुद भी इवेपोरेट नहीं होगा, ऊपर जाएगा नहीं, वेपर बनेगा नहीं और सॉल्वेंट को भी रोकेगा क्योंकि वो सरफेस पर है। सरफेस पर है तो वो नीचे वाले सॉल्वेंट को ऊपर जाने नहीं देगा। तो उस केस में जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट जो वेपराइज हो रहा है ना वो कम हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में जो वेपर्स की क्वांटिटी ज्यादा थी तो जिसके कारण वेपर प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे वेपर्स ही कम होंगे तो उनके कारण प्रेशर भी कम होगा। तो दिस वाज आवर सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन which was made by adding a non volatile solute, जिससे उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। पीएस इसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं और पी नॉट इसके लिए। तो कौन बड़ा है? पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस। और ये जो डिफरेंस है ना पी नॉट माइनस पीएस, इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का कम हो जाना, कितने वैल्यू से कम हो जाना, इतने वैल्यू से कम हो जाना। और इसके आगे एक और वर्ड लगा देते हैं अपन, रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी टर्म को डिवाइड कर देते हैं अपन पी नॉट से। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपसे क्वेश्चन यही पूछा है ना? नहीं, आपसे W2 पूछा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले सबसे पहले लिख लो पीएस कितना हो जाएगा। देखो पीएस विल बी 0.80 पी नॉट। ये लाइन समझना बहुत जरूरी है ना, जो लिखा है टू रेड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, बाय 80% नहीं है, टू 80%, मतलब रेड्यूस करके 80 तक ले आओ। मतलब पहले अगर 100 पास्कल था तो वो रेड्यूस होके 80 पास्कल हो जाएगा। अगर रेड्यूस बाय 80 बोलता तो 20 तक लेके आते। आप ये समझ रहे हो ना इंग्लिश? रेड्यूस टू 80, रेड्यूस बाय 80, डिफरेंस है दोनों में। तो रेड्यूस टू 80 मतलब कम करके 80 तक ले आओ, और रेड्यूस बाय 80 मतलब 80 से कम करो तो 20 तक ले आओ। एम आई क्लियर?
2 एंड बाय में फर्क है ना, रिड्यूस टू 80 यानी कि 80 तक लेके आना है। तो अगर पहले का प्रेशर 1 था तो अब 0.8 हो जाएगा, 100 था तो 80 हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया ना मैंने क्यों पीएस इज इक्वल्स टू 0.80 पी नॉट लिया। यहीं से शुरुआत करेंगे, लिख लो इसको। पीएस पहले ऐसे लिख लेना, पीएस इज इक्वल्स टू 80% ऑफ पी नॉट, तो पीएस बन गया 0.80 पी नॉट। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला लगाओ अपना। क्या था फॉर्मूला? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2। फॉर्मूला यही था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2। व्हाट इज x2? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कुछ दिया है क्या इसके बारे में? अच्छा, मोलर मास दिया है उसका, ठीक है। W2 तो निकालना है अपने को। और क्या दिया हुआ है? 114 ग्राम दिया है ना, तो उसका मोलर मास निकालो ऑक्टेन का। अच्छा, अभी तो निकाले थे 114, यानी कि 1 मोल है वो कितना है समझे क्या? अब देखो x2 मतलब क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और इसको अपन फिर ब्रेक करेंगे किसमें? W2 बाय M2। W ये तो 1 हो जाएगा, N1 क्या हो जाएगा? 1, 114 अपॉन 114। ऑक्टेन लिए भी 114 ग्राम है और ऑक्टेन का मोलर मास भी 114 आता है, तो डिवाइड कर देंगे दोनों को तो 1 आएगा आंसर, प्लस W2 बाय M2। M2 का वैल्यू हमको दिया है 40, ये क्या हो जाएगा पूरा रेड्यूस होकर के W2 अपॉन 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस W2 अपॉन 40। और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है? P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट, यानी कि P नॉट माइनस 0.80 P नॉट अपॉन P नॉट। P नॉट कैंसिल कर देना, 1 माइनस 0.80 0.20 हो जाएगा। बस सॉल्व करके W2 निकालना है। इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करो, देन W2 की वैल्यू निकालो। जल्दी करो उसको। 10 ग्राम, हाँ ठीक है, करो जल्दी से सॉल्व। अब तो मैथ्स है ना बस। लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ 0.2 बचेगा, पूरा खत्म हो जाएगा, पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2। लेफ्ट साइड में सिर्फ 0.2 बचा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आओ, तो 1 प्लस W2 बाय 40, और उधर ऊपर बचेगा W2 बाय 40। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, W2 को एक साथ लेके जाओ, कुछ एलसीएम एलसीएम लेना होगा वो करो, और देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके W2 का वैल्यू निकालो। ये हो जाएगा 0.2 प्लस ये कितना हो जाएगा? W2 बाय 40 और 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 0.2 इज इक्वल्स टू W2 बाय 40। इसको उधर लेके चले जाते हैं, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप, 0.1 एंड ये 20 हो जाएगा, या फिर W2 बाय 200। इसको उधर लेके जाते हैं, 0.2 इज इक्वल्स टू W2 बाय 40 माइनस W2 बाय 200। ठीक है, एलसीएम हमारा 200 ही हो जाएगा, तो 5W2 माइनस W2, और ये 0.2 में मल्टीप्लाई कर दो इधर लेकर के, तो 2 इंटू 200 400 होगा, और एक पॉइंट लगे तो 40 बचेगा बस, है ना? इज इक्वल्स टू 5W2 माइनस W2, ये हो जाएगा 4W2 इज इक्वल्स टू 40। कैंसिल होकर W2 कितना बचा? 10 ग्राम। आपने 10 ग्राम डाला था, जो भी सोल्यूट डाले थे, नाम नहीं दिया उसका, बट वो नॉन वोलेटाइल था। क्लियर है? हाँ, कैसे किया तो 8 आया? अच्छा, वो आपने अप्रोक्सीमेट किया क्या उसको? ये दोनों वन, जी 1 मोल। अच्छा, आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। एक्चुअली अपन ने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था ना, वो ऐसा था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। हमने N2 को नेग्लेक्ट किया था एक बार, है ना?
ताकि ऊपर सिर्फ N2 और N1 बचे। आपने वही लिया है actually, है ना। पर N2 हम तब नेग्लेक्ट कर रहे थे सॉल्यूट डाइल्यूट था, ठीक है, इसलिए मैंने फॉर्मूला यूज वो नहीं यूज किया, मैं सीधा डायरेक्टली फॉर्मूले में लगाया। मैंने वो फॉर्मूला यूज नहीं किया जहां पे अपन ने नीचे वाले N2 को नेग्लेक्ट किया, ठीक है, इसलिए ऐसा ऐसा डिफरेंस आ रहा है। चलो हो गया क्या? देखो आपको, देखो ये जो आएगा ना W2 आपका 10 आया, 10/40 यानी कि 0.4। 1 के सामने 0.4 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया डायरेक्टली, मतलब मेन फॉर्मूला, ना कि जो हमने डिराइव किया था बाय नेग्लेक्टिंग N2 इन द डिनोमिनेटर। आपको याद आ रहा है वो अपन ने ऐसा लिखा था ना कि अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो नीचे वाले N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ वो नेग्लेक्ट नहीं करे अपन ने पूरे फॉर्मूले से सॉल्व करके ऐसा निकाला तो 10 आ रहा है। और इन्होंने क्या कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया था, हमारे हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था उससे उनका क्या आ रहा है लास्ट में आंसर 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था 18 के बाद? 19। 19 माना क्या? पढ़िए 19 क्वेश्चन। बस छोड़ रहे हैं यहाँ पे। चलो, ठीक है 19 किसी से बना क्या 19? आपसे बना। चलिए, a solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin। यहां तक समझे क्या? आपने 90 ग्राम वाटर यानी कि 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट है, उसमें आपने 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.8 किलो पास्कल at 298 Kelvin। Further 18 gram of water is then added to the solution। आपने 18 ग्राम पानी और डाल दिया सॉल्यूशन में। The new vapor pressure became 2.9 kilopascal at 298 Kelvin। Calculate molar mass of the solute यानी कि M2 and vapor pressure of water at 298 Kelvin। P नॉट वाटर का बोला है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो दोनों समय का दे दिया है। आपने ये वाटर लिया, कितना पानी था शुरू में 90 ग्राम, 90 ग्राम पानी में आपने 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो जो भी पानी का पहले का वेपर प्रेशर था वही निकालना है, पर वो कम होकर कितना हो गया 2.8 किलो पास्कल। आपने उस सॉल्यूशन में 18 ग्राम पानी और डाला, उससे थोड़ा सा वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि आपने सॉल्वेंट ऐड किया है, थोड़ा बहुत तो सॉल्यूट नीचे दबेगा ना सरफेस वाला, तो वो बढ़ के कितना हुआ 2.9 किलो पास्कल। तो ये दो बार का अलग अलग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। आपसे निकालने बोला है वाटर का वेपर प्रेशर है कि टी नॉट, और एक निकालने बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट कौन सा है वो नहीं पता है, पर उसके डालने से वेपर प्रेशर कम हो गया, कितना हो गया 2.8, सॉल्वेंट ऐड करने पर 2.9। दो केस दिए हुए हैं और दो चीजें निकालनी थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, एम ले लेते हैं उसको, एम M2 जो भी आपको लेना हो M2 लेके चलते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 कितना हो जाएगा 30 अपॉन M2, हाँ है ना, 30 ग्राम तो डाला था ना हमने, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। व्हाट अबाउट वाटर N1 कितना हो जाएगा, वो तो अपने को पता है, वाटर का मोलर मास 18 होता है, और आपने कितना वाटर लिया शुरू में 90, तो 90 अपॉन 18 ये कितना हो जाएगा 6 सॉरी 5, बाद में एक ऐड करेंगे तो 6 होगा। 18 ग्राम और डाले ना, 18 ग्राम मतलब एक मोल पानी डाले तो उससे 6 हो जाएगा वो बढ़ के, वो सेकेंड केस है हमारा, ठीक है। चलो पहले इस केस को लेकर के एक इक्वेशन निकालो तो जल्दी से, M2 के फॉर्म में P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। सॉल्व करो उसको, P नॉट को P नॉट रहने दो, क्योंकि हमको तो दो चीजें निकालनी है ना, तो हमें दो इक्वेशन निकालना पड़ेगा, जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना कि फॉर फाइंडिंग टू अननोन वेरिएबल्स वी नीड एटलीस्ट टू इक्वेशंस। तो एक अननोन हमारा P नॉट है, दूसरा अननोन हमारा M2 है,
ऐसा 2 इक्वेशन बनेगा, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन दोनों वेरिएबल निकाल लेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जल्दी करो। पी नॉट को पी नॉट रहने देना। व्हाट इज पी एस फॉर द फर्स्ट केस? 2.8 डाल दो, 2.8 वैल्यू, और इनको पुट करो। N2 की जगह 30/M2 और N1 की जगह 5 सॉल्व करो। ओके नहीं, देखो यहां तक आएगा। P naught upon 2.8 is equals to 1 plus 6 by M2। अरेंज किए बस इधर उधर करके, है ना। अब ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बनेगा, बट उसमें क्या चेंज होने वाला है? इस 2.8 की जगह हो जाएगा 2.9, और इस 5 की जगह हो जाएगा 6। क्यों 6 होगा? क्योंकि हमने 18 ग्राम पानी और डाला है, यानी कि आपने सॉल्वेंट का 1 मोल और बढ़ा दिया है। तो एक इक्वेशन और ऐसी बनेगा। बनाइए दूसरा इक्वेशन और। जहां 5 है वहां पे 6 कर देंगे, तो ये जो 2.8 है उसकी जगह 2.9 आ जाएगा, और ये 6 की जगह 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? नहीं, आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको दूसरा इक्वेशन ये मिलेगा, देखना। P naught upon 2.9 is equals to 1 plus 5 by M2। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, है ना। 30/5 6 आता है, 30/6 5 आएगा ना। आप ये 5 की जगह 6 रखो, 2.8 की जगह 2.9 हो जाएगा। तो ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया।
ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं M2 और P नॉट का वैल्यू, यही तो निकालना है, दो चीजें। ये तो मैथ्स है यार, बनना चाहिए, जल्दी बनाओ। दोनों को डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन को, तो क्या होगा उससे, पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, M2 आ जाएगा। एक बार M2 आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन जो आपको अच्छा लग रहा है वहां पे M2 का वैल्यू डाल के पी नॉट निकाल लो। डिवाइड करना सबसे आसान है, क्योंकि डिवाइड करोगे तो पी नॉट लेफ्ट साइड में कैंसिल होने वाले हैं, फिर क्या बचेगा ऊपर, 2.8 एंड 2.9 बचेगा, और बस फिर आप M2 के लिए सॉल्व कर लो। जल्दी बताओ पहले M2 कितना आ रहा है। जो आज आए फर्स्ट डे इनके स्कूल्स में, आपको क्या सोल्यूशन हो गया है? हो गया। तो आपका स्कूल में क्या चल रहा है फिर? अच्छा, पहले चैप्टर वही चालू किए। ओके, तो अभी तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आएगा अभी, इसका हम एनुअल केव भी चालू करने वाले हैं, है ना? आपको आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? और राहुल, कुछ आ रहा है? किसी का आया M2? आप किए वाला क्वेश्चन खुशबू? तो अभी क्यों नहीं बना रहे हो? हाँ तो इक्वेशन सॉल्व करो ना, ये तो आपने जो निकाला है वो बताओ कितना आ रहा है। 23 नहीं हो रहा है क्या डिवाइड? कैसे कर रहे हो? 1 अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करता हूं मैं, अगर दिस डिवाइड बाय दिस, तो लेफ्ट साइड में क्या होने वाला है, 2.9 अपॉन 2.8, वही बचेगा बस। इसका भी पॉइंट हटा सकते हैं अपन, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास है 1+6/m2, और नीचे है 1+5/m2, तो ऊपर नीचे M2 एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 M2 + 6 अपॉन M2 इंटू, ऊपर लेके जा रहा हूं, M2 अपॉन M2 + 5, ये M2 कैंसल, ये बचा आपका 29/28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर जाएगा तो 29 M2 + 29 × 5 कितना हो जाएगा, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 145 इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो 28 M2 + 28 × 6 कितना हो जाएगा, 48, 8 कैरी 4, 168। ये उधर जाएगा तो सिर्फ M2 बचेगा, और ये इधर आएगा तो 168 - 145 विल बी 23 AMU, मोलर मास, या ग्राम, ग्राम लिख लो, मोलर मास निकाल रहे हैं ना, 23 ग्राम पर मोल। क्या सोच रहे हो आप लोग? सुमांशु, ये तो मैथ्स है भाई, आप लोग सॉल्व करते हो ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वही तो था बस। दोनों को डिवाइड करके, मैंने आपको बोल भी दिया था दोनों को डिवाइड करना है, तो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो M2 निकल जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब जो M2 निकला है उसमें से जो भी इक्वेशन आपको ठीक लग रहा है उसमें 23 पुट करो, M2 की जगह पी नॉट निकल जाएगा, ये तो हो जाएगा। 1 या 2 किसी में पुट कर दो। अरे ऐसी तो एक्स और वाई निकालते थे, कि पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल एक्स निकाल लिए, फिर एक्स को किसी में पुट कर दिए तो वाई निकल जाएगा। नहीं करे हो आप लोग मैथ्स में सब? कितना आ रहा है फिर पी नॉट, फाइनली पी नॉट 3 पॉइंट, देखो ज्यादा आना भी चाहिए ना,
ध्यान रखना, अगर ये सॉल्व करने पर हो सकता है कैलकुलेशन गड़बड़ हो और आंसर 2.8 से कम आ जाए या 2.9 से कम आ जाए तो समझ जाना गलत है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन का ऑलरेडी 2.8 2.9 दिया है, तो ऑब्वियसली वाटर का 2.9 से तो ज्यादा ही आएगा आंसर। 3.5 ठीक है, वैलिड है। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 19 के बाद 28, चलो आ जाओ 28 पे। 28 तो इजी था, ये बनना चाहिए था, एक लाइन का आंसर है 28। ये हो गया सबको समझ? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन? नहीं आया? चलिए 28 पढ़ो जल्दी से। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन acetonitrile when 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of acetonitrile। तो मास परसेंटेज तो निकल जाएगा। मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब एस्पिरिन आपका सोल्यूट है, एसिटोनाइट्राइल आपका सोल्यूशन है। यहाँ तो कुछ कन्वर्जन भी नहीं करना है, किसी का मोल वोल भी नहीं निकालना है, मास परसेंटेज है ना, तो मास बाय मास का रेशियो होता है। आप समझ रहे हो क्या? इसको थोड़ा टफ करने के लिए क्वेश्चन क्या देता पता है? मोल फ्रैक्शन निकालने बोलता, तब काम बढ़ जाता हमारा। क्या काम बढ़ जाता? हाँ, हाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ता, क्योंकि देखो फॉर्मूला दिया तो इसको कायदे से मोल फ्रैक्शन निकालने ही बोलना चाहिए था क्वेश्चन में। मास परसेंटेज तो कोई बच्चा निकाल लेगा। नाइन्थ वाले में आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ते हो मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ तो मोल फ्रैक्शन देना चाहिए था इसको, क्योंकि ब्रैकेट में फॉर्मूला भी दिया ताकि आप मोलर मास निकाल सको। एक बार मोलर मास निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा दोनों का, एंड देन मोल फ्रैक्शन निकल जाता। तो ये तो बनना चाहिए था ना, इसका मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। नहीं, ये तो क्लास 9 का क्वेश्चन है। कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताओ मुझे, गलत बोल रहा हूँ? देखो क्या है ना, अभी अपन पहले चैप्टर में है, कहने को 10 चैप्टर है, पर अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन को उसी समय सॉल्व नहीं करोगे ना, तो लास्ट लास्ट में पूरा पाइलअप हो जाएगा। कि अपन को पहले चैप्टर पढ़ते पढ़ते एनसीईआरटी तो खत्म करना है ना, फिर अपन दूसरे बुक्स का कुछ क्वेश्चन उठाना चालू करेंगे, जो मेरे पास भी और कुछ मटेरियल है हर चैप्टर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। पर पहले आप एनसीईआरटी तो सॉल्व करो, और उसके लिए मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये 9 क्वेश्चन में 5 6 बना के आते ना, तो हम 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते और कुछ और आगे बढ़ जाते क्वेश्चन करके। बट अगर आप लोग वही क्वेश्चन को यहाँ करवा रहे हो मुझसे, तो फिर तो टाइम वेस्ट हो रहा है। एटलीस्ट ट्राई भी नहीं किया आपने, ये तो वरना ये क्वेश्चन बनता कि नहीं बता बताओ। आप लोग पर एस्पिरिन और एसिटोनाइट्राइल सुन के घबरा गए होंगे, अरे क्या है, क्या फॉर्मूला? हाँ बस अरे ये फॉर्मूला 9th में पढ़ते थे अपन। एस्पिरिन का मास ऊपर रखो, दोनों का मास नीचे रखो, इंटू 100 कर दो, हो गया मास परसेंटेज। पढ़ो 34। इसका मतलब तो यही, आपने बुक खोला नहीं है, आपको मैं 2 दिन से याद दिला रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए 34 करो। 34, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और देख लेना 40 क्वेश्चंस है हर चैप्टर में, ऐसे ही है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mm Hg। Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water। अब ये भी बनना चाहिए था। ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने किए है ना। क्या क्या बोल रहा है अगेन, वो रिलेटिव लेवल क्वेश्चन नहीं है। आपको पहले से वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 17.53 mmHg, करेक्ट। ये आपको वाटर का वेपर प्रेशर पहले से दिया था, वही जो पहला जार जिसमें हमने सिर्फ पानी लिया था। उसके बाद हम इसमें क्या डाल रहे हैं? ग्लूकोज। कितना ग्राम डाल रहे हैं ग्लूकोज? तो W2 हो जाएगा आपका 25 ग्राम। ओके, व्हाट इज, और ये कौन सा, ये आपका ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज के लिए तो आपको मेहनत भी नहीं करनी है। आपका ग्लूकोज का M2 कितना होता है? 180 ग्राम। इसको ऐड करोगे, ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6, एड इट, यू विल गेट 180।
ठीक है, आगे बढ़ो, और क्या दिया हुआ है? W1 कितना दिया, कितना ग्राम पानी लिया अपन? 450 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और M1 होता है, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, भी पड़ेगी, देख लेंगे। M1 कितना होता है? 18, ठीक है। निकालना क्या बोला आपको? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने बोला, जब 25 ग्राम ग्लूकोज उसमें डिसॉल्व होता है। हमारा फॉर्मूला क्या है? पी नॉट माइनस पी एस, निकालना पीएस है, क्या निकालना है? पीएस। यही तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ गए ना क्वेश्चन में क्या क्या गिवन और क्या निकालना है, तो आधा क्वेश्चन तो वही खत्म हो जाता है। फिर फॉर्मूले में पुटअप करना है, इसमें अपन और कोई ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। बट वही इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है वो तो पता चले अपन को। क्लियर है ये? चलिए, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और x2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे n2 अपॉन n1 प्लस n2। बस अब निकाल लो। n2 के लिए आपके पास ये दोनों डेटा है, n1 के लिए आपके पास ये दोनों डेटा है। 25 डिवाइडेड बाय 180 इज n2, 450 डिवाइड बाय 18 इज n1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, n2 n1। वैल्यूज पुट करो, पीएस निकाल लो, बाकी सब तो दिया वही है। करो जल्दी से। चाहो तो ये N2 को नीचे को नेग्लेक्ट कर सकते हो, 400 है ना, और 450 और 25 ग्राम है, हालांकि वो भी ज्यादा नेग्लेक्टिंग वाला तो नहीं है, पर ठीक है, सॉल्यूशन आपका थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको आप N2 अपॉन N1 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये? W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1। वैल्यूज पुट करते हैं, W2 कितना है? 25 अपॉन 180, और ये M1 ऊपर जाएगा तो 18 इंटू 450, और यहाँ पे आपका बच गया 1 माइनस पीएस तो निकालना है, अपॉन पी नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है? 17.53, लास्ट से पुट कर देना, पीएस की वैल्यू निकालना है। आंसर डेफिनेटली 7.53 से तो कम ही आएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट से कम होता है, तो आंसर 17.5 से कम ही आएगा। कैंसिल भी हो सकता है, देखो यहाँ पर 18, ये 10 टाइम्स में, ये 1, और ये आपका हो जाएगा 1 18 टाइम्स, तो 1/80 बचा नीचे। 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 1/180, इसको इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस 1/180 इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन पी नॉट, या फिर 180 माइनस 1, 179 अपॉन 180 इंटू पी नॉट की वैल्यू कितनी है? 17.53 इज इक्वल्स टू पी एस। बस ये सॉल्व कर दो, फाइनल। नहीं, 17.44। देखना ये अप्रोक्सीमेटली 1 आ रहा है लक्ष्य, देख 117/180 अप्रोक्सीमेटली 1 है, बट पूरा 1 नहीं है। हाँ, तो उससे मल्टीप्लाई करेगा तो 15 पॉइंट थोड़ी ना आएगा, 15 तो बहुत कम हो गया फिर, 17 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो आ रहा है एक्चुअली 17.44। आप और ग्लूकोज डालते तो ये और कम हो जाता, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हाँ, N2 को नेग्लेक्ट तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बाकी तो चीजें सेम है। नहीं नहीं, चले।
कितना आ रहा है उसमें, अगर उसमें भी सेम आ रहा है, आप नेग्लेक्ट नहीं किए हो उसके बाद भी, ठीक है। हाँ नहीं आ रहा है वो तो, उन्होंने तो पूरा, हाँ हाँ, नहीं आएगा ज्यादा डिफरेंस, तभी तो अपन ठीक करें यहाँ पे नेग्लेक्ट करके। एक बार क्वेश्चन नंबर 41 देखो जल्दी से, 41 देख के एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, जल्दी देखो, थोड़ा वांट ऑफ फैक्टर भी आएगा इसमें, जल्दी स्टार्ट करेंगे 5 मिनट में, है ना। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 41। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated। ये आ गया अपना आई वाला फैक्टर, है ना। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो, हाँ जी, आई आई की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। अल्फा 1 हो गया, ठीक है, वही कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब जितना मॉलिक्यूल लिया था उतना पूरा पूरा डिसोसिएट हो गया। तो अल्फा क्या था हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, राइट। तो ठीक है, 10,000 मतलब 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 मॉलिक्यूल के पूरे डिसोसिएट हो गए, तो अल्फा का वैल्यू 1, ठीक है। बट अपन को यहाँ पे आई का वैल्यू देखना है, ठीक है। तो आई कैसे निकालते थे अपन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे डिसोसिएशन कैसे होगा देखो, K2SO4, मैंने शायद इसी को एग्जांपल लेके आपको समझाया भी था आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो याद नहीं तो मैं बताता हूँ। K2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, K पॉजिटिव के 2 आयन बनेंगे एंड सल्फेट का 1 आयन, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए इनिशियली आपने इसको 1 लिया था, अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया ना। यानी कि एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचा, सब क्या कन्वर्ट हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, आयंस में। ऑल K2SO4 कन्वर्टेड इनटू आयंस, नो मोर K2SO4 लेफ्ट, इसलिए 0 हो गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 3, 0 प्लस 2 प्लस 1 3, बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 प्लस 0 1, तो आई का वैल्यू कितना आएगा, 3। अब हम उनको आई को कंसिडर करके प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालना है। क्या था हमारा फॉर्मूला, पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये तो फॉर्मूला डिराइव किया था, पाई इज इक्वल्स टू CRT, बट वांट ऑफ ने क्या किया था, फिर उसके आगे आई लगा दिया था। तो अब आपको आई तो निकल गया 3, कंसंट्रेशन C, उसके